तो बच्चों हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल प्रभाव की, कार्य की प्रभाव की और उसके एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे। उसमें से हम एक पढ़ चुके थे, जिसका नाम था एपिकल डोमिनेंस। यहाँ बहुत सारे हैं, उनमें से हमने कुछ यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट हमारे मेडिकल पर्पज़ से। उसके अंदर से पहला था हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, वो था एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष प्रमुखता, जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं आगे, वो है आपका सेल डिवीजन। दूसरे नंबर कौन सा आता है बच्चों? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो ऑक्सीजन जो होता है कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण में भाग लेता है। कब भाग लेता है? टिश्यू कल्चर के दौरान, ऊतक संवर्धन के दौरान। यहाँ पे जो हमने लिखा है टिश्यू कल्चर, कैलस संवर्धन जो रहा है, ये क्या होता है? ऊतक संवर्धन होता है। ऊतक संवर्धन के अंदर क्या बनता है? असंगठित कोशिकाओं का एक समूह बनता है, अनियमित कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैलस। और कैलस के अंदर जो कोशिकाएं बनती हैं, उनका दीर्घीकरण होता है, उससे जो सेल का निर्माण होता है, दीर्घीकरण होता है, उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो भाग लेता है। ठीक है, कैलस से अंगों का निर्माण होना, भ्रूणों का निर्माण होना, वो कहलाता है आपका मॉर्फोजेनेसिस, कहलाता है मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस के लिए भी, रूट और शूट के निर्माण के लिए भी क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीजन काम आता है। दूसरा, ग्राफ्टिंग जो होती है उसके अंदर भी ऑक्सीजन का रोल होता है। ग्राफ्टिंग के अंदर इंटरसेलुलर और इंटरसेलुलर तक हमने पढ़े हैं। तो इंट्रासेलुलर कैम्बियम जो होता है उसमें वृद्धि करता है, उसकी सेल वृद्धि करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। यह देखा है, ग्राफ्टिंग में इंटरफेसियल कैम्बियम की वृद्धि, कैम्बियम में वृद्धि को प्रेरित करता है, कर देता है, प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है? नई सेल्स बनती हैं और कैम्बियम रिंग जो होती है पूर्ण हो जाती है, जिससे दोनों स्टॉक और इसके दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा इसमें देखा है, एग्जाम्पल देखा हमने इसी के अंदर सेल डिवीजन में, घाव बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण। मान लीजिए हमने किसी पौधे में कुल्हाड़ी मार दी, इसको कट कर दिया, छील दिया, तो पौधे में घाव उत्पन्न होते हैं। उन घाव को भरने के लिए भी ऑक्सीजन क्या होता है? कार्य होता है। तो उनके लिए भी क्या होता है? ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो हुए जिनमें कोशिका विभाजन या कोशिका दीर्घीकरण के द्वारा ये भाग लेता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं शॉर्टिंग ऑफ द इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड होता है आपका, आपने नाम पढ़ा है, पर्व और पर्वसंधि। ठीक है, पर्वों का छोटा करना, यह क्या होता है? पर्वों का को छोटा करना। तो अगर हम इसको बोनापन कह सकते हैं, छोटा करना, या इसको पर्वों का बोनापन कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन मेडिकल में आता है कि पर्वों का छोटा करना किस हार्मोन द्वारा होता है? तो आता है हमारे पास इंटरनोड का छोटा करना किस द्वारा होता है? ऑक्सीजन होता है। या इसको पूछ सकते हैं एंटी जिबरेलिन कौन सा होता है? कि जिबरेलिन क्या करता है, आगे हम पढ़ेंगे अभी। जिबरेलिन करता है लंबाई बढ़ाता है इंटरनोड की, ये इंटरनोड की लंबाई कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो एंटी जिबरेलिन भी है ये क्वेश्चन मेरे को आ चुका कि पर्वों की लंबाई को कौन सा हार्मोन कम करता है, या कौन सा हार्मोन बोनापन उत्पन्न करता है, तब भी क्या आएगा आपका? ये आएगा, कौन सा? ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन होता है, उसमें हम बात करते हैं अल्फा Na की। ये Na हम पढ़ चुके। ये जो होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, यह कुछ पादपों में, जैसे सेब और नाशपाती, एप्पल और पियर जो होते हैं, उनकी शाखाओं में बोनापन पैदा करता है, छोटा कर देता है उन शाखाओं को, जिससे क्या होगा? उनमें फल जो होता है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या हुआ? फलों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो जहाँ भी सेब या नाशपाती के जो बाग होते हैं, वहाँ पर उन पौधों के ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे कर जाता है, जिससे क्या होगा? उनकी शाखाएं छोटी हो जाती हैं और उनमें डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा? फल जो होते हैं वो अधिक मात्रा में बनते हैं, अच्छे क्वालिटी के बनते हैं, बड़े बनते हैं। इससे कारण क्या होगा? उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों मेडिकल में आ चुका है। फिर आते हैं प्रिपरेशन और लॉजिंग, गिरना। आपने देखा होगा कि जब बरसात आती है हमारे पास, या हवा तेज चलती है, आंधी चलती है, तो फसलें जो होती है खेत में खड़ी हुई सारी गिर जाती है, क्रॉप फैल जाती है, ऐसे फ्लैट हो जाती हैं और बाद में सीधी जाती हैं। तो आजकल तो एंटी लॉजिंग क्रॉप भी आना लग गई हैं, बहुत सारी किस्में आने लग गई हैं ऐसी, जो इसके गिरने के विरोध में होती हैं। परंतु हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का स्प्रे कर देगा उसके ऊपर, गिरने के बाद भी यदि ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया जाए उनके ऊपर, तो वापस से होती है। तो ऑक्सीजन स्प्रे क्या होता है? फसलों को गिरने से रोक देता है। क्या होता है? फसलों को गिरने से रोक देता है। जो किस्में एसेंस आती हैं वो तो गिरती नहीं है, लेकिन जो किस्में गिर जाती है उस पर ऑक्सीजन स्प्रे कर दिया हमने पहले, आंधी तूफान आने से पहले कर दिया, तो क्या होता है? वो जो फसल है वो स्ट्रेस झेल लेती है और वो गिरती नहीं है। ठीक है।
फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा कैरेक्टर आता है कि आता है रूट इनिशिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी क्वेश्चन आता है मेडिकल में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। अगर आज पूछा जाता है कि मूल की वृद्धि को संदर्भित कौन करता है, जड़ों की वृद्धि को संदर्भित कौन करता है, तो आंसर आता है ऑक्सीजन। ये देखो लिखा हुआ है स्टार डाल के, ऑक्सीजन मूल वृद्धि को संदर्भित करता है, रोक देता है। ऑक्सीजन होता है वो क्या कर देता है, मूल वृद्धि, जड़ जो होती है उसकी वृद्धि को रोक देता है। क्लियर है। परंतु कटिंग, स्टेम को काट के लगाने में वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ध्यान देखो जो रखा है, स्टेम कटिंग, तना की जो कटिंग होती है तने की, पर IBA व NA से शीघ्र जड़ आरंभन कराया जाता है, से शीघ्र जड़ आरंभन कराया जाता है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों मेडिकल में कि नर्सरी के अंदर, जो हमारे नर्सरी होती है, नर्सरी में किस केमिकल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है नर्सरी के अंदर, ठीक है, कलम जो लगाते हैं उनके लिए किस केमिकल प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आता है बच्चों IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्यों आता है आंसर बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास जितने भी पौधे हमारे आसपास होते हैं उनमें से आपको अधिकांश पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनियाँ लग जाती हैं, चाहे वो गुड़हल का पौधा हो, चाहे गुलाब का पौधा हो, चाहे आपका ये क्या कहते हैं इसका बोगनविलिया का पौधा हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, डोरेंटा का पौधा हो, तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें हमारे पास इस प्लांट की टहनी को काट कर लगा दें, चंपा का पौधा हो, बहुत सारे फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, उनकी टहनी को काट कर लगा दें तो उससे क्या होगा, नया पौधा बन जाता है। ये सब जानते हो आप लोग, ठीक है। ग्लोई लगा दो आप, लग जाएगा नया पौधा, टहनी काट लगा दो, नया पौधा तैयार हो जाएगा, पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, ऐसे पौधे जिनकी स्टेम कटिंग होती है, जिनका कृत्रिम क्या होता है, प्रोपगेशन होता है, आर्टिफिशियल में वो कहा जाता है, कायिक जन्म कराया जाता है, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पौधे की कटिंग काट लेते हैं और कटिंग को IBA के सोल्यूशन में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, IBA के सोल्यूशन में 24 घंटे में डाल देते हैं। डाल दिया आपने, उसके बाद हम उस कटिंग को लगाते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो कटिंग जड़ उत्पन्न करती है, जिससे क्या होगा, उसमें पत्तियाँ आती हैं और वो नया पौधा तैयार हो जाता है। सामान्यतः क्या होता है, अगर हम बिना IBA लगाते हैं, तो मैंने अगर 10 कलम लगाई हैं, कितनी कलम 10 लगाई हैं, उसमें से 2 मुश्किल से 1 या 2 ही क्या होती हैं, लगती हैं, बाकी क्या होती हैं, गल के खराब हो जाती हैं। परंतु यदि मैंने सोल्यूशन में डाल के फिर लगाई है तो लगभग हम मानते हैं कि 95% तक कलम जो होती है वो नए पौधे का निर्माण करती है। तो नर्सरी के अंदर जो पौधे तैयार किए जाते हैं उन सबको कलम के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन सबको पहले ऑक्सीजन के सोल्यूशन में डुबा जाता है, उसके बाद उनको पॉलीथीन या गमलों में लगाया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो वही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। स्टेम कटिंग के लिए तो क्या करता है, ये वृद्धि को, जड़ों की वृद्धि को प्रेरित करता है, परंतु वास्तविक में मूल वृद्धि जो उसमें करता है ये संदमन करता है। तो ये दोनों उसके याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मेडिकल के। आगे हम बात करें यहाँ पर पोटैटो डोरमेंसी, ठीक है। पोटैटो डोरमेंसी मतलब हो गया आलू में सुप्ता, आलू में प्रसुप्ता। तो बच्चों आपको पता होगा इस समय जो आलू आ रहे हैं अपने घरों में, अगर टोकरी में रखे हैं तो उगना शुरू हो गए हैं, उनमें हरे रंग की संरचना बनना शुरू हो जाती है, हर आई पे से एक संरचना निकल जाती है, ठीक है। जितनी भी इसमें 500 कलिकाएँ होती हैं वो सारी क्या होती है, ग्रो करना शुरू कर देती हैं, और आलू खराब होता है, खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दुकानदार लोग तो क्या देते हैं, बेचने वाले सब्जी वाले क्या देते हैं, आलू की उनको जो कलिकाएँ तोड़ देते हैं, ठीक है, फिर आलू चलता है, लेकिन कुछ दिन फिर उगना शुरू कर देती हैं। तो ये कलिकाएँ उगती रही ऐसे, तो आलू क्या होगा, ये तो जो स्टोर फूड है श्वसन होगा, श्वसन होगा तो क्या होगा, जो आलू के अंदर स्टार्च है, जो संचित भोज्य पदार्थ है, वो काम आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, क्या होगा बताओ, बताया था मैंने पहले भी, जब वो काम में आएगा तो गलना शुरू हो जाएगा, आलू अंदर खराब हो जाएगा, ठीक है, वो आलू हमारे काम का नहीं रहेगा। सेम यह कंडीशन हम बात करते हैं, लेकिन आलू पैदा होता है सर्दी के अंदर और हम खाते हैं पूरे साल भर, तो कैसे हुआ। तो आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में, शीत जो होते हैं स्टोरेज होते हैं, संग्रह केंद्र होते हैं, वहाँ रखा जाता है। और उनमें रखने से पहले MH का स्प्रे कर जाते हैं, इथाइलिन का भी करते हैं लोग, कुछ लोग, तो कुछ MH का जो स्प्रे होता है, मेनली हम जो बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो MH जो होता है उसका मैलिक हाइड्राइड का स्प्रे कर जाता है। वो क्या कर देता है, उन कलिकाओं में डोरमेंसी पैदा कर देता है, क्या देता है, डोरमेंसी, जिसके कारण क्या होगा, आलू जो होता है उसकी जो लेटरल बड होती हैं वो उगती नहीं है और आलू खराब नहीं होता। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, MH अल्फा Na द्वारा आलू के कंद की लेटरल बर्ड में प्रसुप्ता उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उसका लंबे समय तक भंडारण
किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, भंडारण किया जा सकता है। अब आते हैं आगे प्रिवेशन ऑफ द एब्सिशन। एब्सिशन में बताया जीर्णता का रोकना। क्या होता है? जीर्णता का अवरोधन। तो बच्चों यहाँ पे मैं अगर सिंपल सी बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा, टीवी में बहुत सारे ऐड देखते हैं, अखबारों में ऐड आता है, उसको देख पढ़ते हैं आप लोग। टीवी में ऐड आता है कि चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, महिलाओं के लिए ऐड आता है कि चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, ये क्रीम लगाइए झुर्रियाँ गायब, आता है ना। सेम यहाँ पे भी है। कैसे? कि यदि हमारे पास कोई पौधा है, उस पौधे की जो भाग हैं, यंग भाग हैं, वो झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसका स्प्रे कर दिया, ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया, तो वो क्या होते हैं? रुक जाते हैं। मतलब बुढ़ापा जो होता है कुछ समय के टल जाता है, पूर्णावस्था होती है, जीर्णता होती है, कुछ समय के टल जाती है। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के स्प्रे के द्वारा कुछ समय तक। अगर मैंने बताया कि मान लीजिए किसी महिला के यहाँ पर चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, टीवी में ऐड आता देखा होगा आपने, तो क्रीम लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा? झुर्रियाँ गायब हो जाती है। तो वहाँ पे स्किन क्या होती है? टाइट हो जाती है, लूज होती है, वो क्या होती है? टाइट हो जाती है। ऐसा केमिकली कारण होता है वो तो, परंतु नेचुरली हम बात करें यहाँ पर किसका? प्लांट के अंदर बात करें तो आलू, यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अगर हम बात करें उस पर ऑक्सीजन स्प्रे कर दें तो अपरिपक्व पत्ती और फलों को झड़ने से रोक देता है। अर्थात पौधे के अंदर कुछ समय के लिए जीर्णता रुक जाती है उसके भागों में। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये आता है मेडिकल पर्पस। ये जो मैं राइट लगाया हुआ ये मेडिकल पर्पस है, ये मेडिकल पर्पस से आ चुका क्वेश्चन, ये मेडिकल में आ चुका। क्या? पुष्पन, फ्लोर इनिशिएशन क्या होता है? पुष्पन प्रेरण इसे हम बोलते हैं बच्चों, या पुष्पीकरण बोल सकते हो, एक ही बात है। क्या होता है इसका मतलब? हमारे पास जितने भी ऑक्सीजन हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हैं चाहे नेचुरल हैं, सारे ऑक्सीजन होते हैं पुष्पन विरोधी हैं। अर्थात किसी पौधे पे स्प्रे कर दे, किसी पौधे के ऊपर स्प्रे, तो स्प्रे करने पर जो फूल आ रहे थे फूल आना बंद हो जाता है। एक पौधे में जो पुष्प आ रहे हैं वो पुष्प आना बंद हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लावर इनहिबिटर, पुष्पन विरोधी। लेकिन कमाल की बात यह है कुछ पौधे ऐसे हैं जहाँ पर ये पुष्पन को प्रेरण करते हैं, पुष्पन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेडिकल में आता है। ये भी दो तरह से क्वेश्चन आता है कि सामान्यतः पुष्पन का रोधन कौन करता है, तब आंसर आता है ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और पाइनएप्पल, अनानास और लीची में पुष्पन को कौन बढ़ाता है, तब भी आंसर आएगा ऑक्सीजन। तो देखो मैं लिखा यहाँ, सामान्यतः ऑक्सीजन पुष्पन रोधी है, फ्लोवरिंग इनहिबिटर है, परंतु कुछ पादप जैसे पाइनएप्पल, अनानास और लीची में पुष्पन को बढ़ाता है। अर्थात मेरे घर में अगर पाइनएप्पल लगा हुआ है, लीची लगा हुआ है, मैंने स्प्रे कर दिया ऑक्सीजन का, तो संख्या बढ़ेगी, फूल बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? फल बढ़ेंगे, फल बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? बात समझ आ गई? तो यहाँ हमारे काम करता है ये। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पी। ये भी आप जानते हो, अनिषेक जनन पढ़ा है आप लोगों ने। तो अनिषेक जनन मतलब क्या होता है बच्चों? बीज रहित फल, पढ़ेगा ना, बिना निषेचन के फल का निर्माण। तो यहाँ आया सीड लेस फ्रूट, बीज रहित फल, ऐसे फलन होता है। आपने पार्थेनोकार्पी है तो यहाँ पे आएगा अनिषेक फलन। हम बोलेंगे कार्पी में क्या आएगा? अनिषेक फलन, अनिषेक फलन आ गया। बिना बीज रहित फल, बीज रहित फल मतलब बिना बीज का फल निर्माण के लिए भी कौन होता है? ऑक्सीजन उत्तरदायी होता है। सभी में नहीं होता, कुछ क्रॉप्स में होता है, सभी में नहीं होता। फिर आते हैं आगे फीमेलनेस। फीमेलनेस मतलब क्या होता है कि एक पौधा जो है उसके अंदर नर और मादा पुष्प दोनों उत्पन्न होते हैं, द्विलिंगी पुष्प के अंदर। यदि हम पौधे पर ऑक्सीजन का स्प्रे कर दें तो क्या होगा? तो उसमें नर पुष्प की तुलना में मादा पुष्प की संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगा? नर पुष्प की तुलना में मादा पुष्प की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात पौधे के अंदर मादापन बढ़ जाएगा। बात में आ गई? हमने नर को ही छेड़ा,
ठीक है, मान लीजिए एक पौधा है, एक हमारे पास उसमें 10 फूल नर आ रहे हैं, 10 फूल को क्या आ रहे हैं, मादा क्या आ रहे हैं। हमारे पास खीरे का पौधा है, खीरे में नर मादा अलग होते हैं। कि प्लांट तो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, फ्लावर कैसे यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो 10 फूल क्या है, नर आए, 10 फूल कैसे आए, मादा क्या है। तो हम नर को नहीं छेड़ रहे हैं, नर के 10 ही आएंगे, लेकिन हमने इस पर स्प्रे कर दिया तो क्या होगा, नर के तो 10 ही रह गए, मादा के 20 हो गए, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ गई। अर्थात पौधे के अंदर मादापन फेमिनाइजेशन जो होता है वो बढ़ जाएगा, फेमिनाइजेशन अर्थात मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये जो हैं ये सारे इसके प्रभाव हैं, कुछ और बाकी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आप इनको लिख लीजिए। जो हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्सीजन, तो अभी तक हम लोग 10 पॉइंट जो इसके पढ़ चुके हैं, एपिकल डोमेन से लेकर अब तक फीमेल तक हमने पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर आगे अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास आता है, कौन सा, सेलेक्टिव वीड किल्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं खरपतवार नाशी। खरपतवार, वीड का मतलब क्या होता है, खरपतवार, किलर मतलब होता है नाशी, चयनित खरपतवार नाशी। सेलेक्टिव वीड्स मतलब हुआ चयनित खरपतवार नाशी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि हम जब क्रॉप बोते हैं, जैसे अगर सिंपली आप देखोगे अपने खेतों में जब फसल बोते हैं कि चाहे गेहूँ बो चाहे सरसों बो, तो उस खेतों के अंदर जब बोते हैं तो खेत के अंदर क्या होती है, वीड, खरपतवार उगाती है। खरपतवार क्या होती है, जो काम की नहीं होती। जैसे अगर मैंने गेहूँ बोया है तो गेहूँ बथुआ उगाया, खरतुआ उगाया, दूसरे पौधे उगाए, ठीक है। ऐसे अगर मैंने सरसों बोई तो सरसों में घास उगाई, ठीक है। तो ये क्या है, खरपतवार होती हैं जो उस पौधे के अंदर न्यूट्रिशन को कम कर देती हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, खरपतवार हटा देते हैं। तो मेरे पास छोटा खेत अगर होता है, छोटा सा मेरे पास खेत है, तो क्या हुआ, 2-4 लोग घर के गए, उन्होंने क्या किया, खरपतवार को निकाल दिया, निराई गुड़ाई कर दी, खरपतवार निकल गई। लेकिन अगर मेरे पास बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अपने यहाँ तो छोटे लोगों के खेतों में बटा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें विदेशों की बात करें, वहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं, छोटे खेत नहीं होते, कई किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक लंबे बड़े बड़े खेत होते हैं। तो मिनिमम जो छोटा छोटा मानते हैं वहाँ पर वो 5 से 7 किलोमीटर लंबा एरिया होता है, इसमें एक ही क्रॉप बोई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे होगा, तो वहाँ के लिए उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए कुछ केमिकल का स्प्रे किया जाता है, जिससे क्रॉप को नुकसान नहीं होता, केवल खरपतवार ही क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डाइकोट ब्रॉड लीफ वीड्स कैन बी इरेक्टेड बाय द 2,4-D एंड 2,5-D। ये जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे, इसका होता है उन्मूलन। क्या बोलते हैं, उन्मूलन, जानते हो आप इसका, पोलियो का उन्मूलन हुआ भारत में से, उन्मूलन मतलब नष्ट हो जाना, चला जाना। तो हमने क्या किया, डाइकोट ब्रॉड लीफ मतलब द्विबीजपत्री, डाइकोट मतलब क्या होता है, द्विबीजपत्री बड़ी, बोर्ड मतलब चौड़ी, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार का उन्मूलन किसके द्वारा किया जाता है, 2,4-D और 2,4,5-D के द्वारा किया जाता है। अर्थात मेरे पास एक बीजपत्री की जो पौधे हैं उसकी फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में बथुआ या दूसरे पौधा उग रहा है उसके अंदर खरपतवार के रूप में, तो मैंने 2,4-D का स्प्रे कर दिया, जिससे क्या होगा, वो खरपतवार वहीं पर नष्ट हो जाएगी और फसल नुकसान भी नहीं होगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ हम बोलते हैं इसको खरपतवार नाशी। ये क्वेश्चन मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, हर साल आता है। तो आप याद रखना 2,4-D और 2,4,5-D ये दो जो होते हैं ये खरपतवार के नाम में आते हैं। तो मैं यहाँ दूसरे तरीके समझा दूँ आपको कि एक हमारी बात है मोनोकोट क्रॉप डाइकोट वीड, इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि एक बीजपत्री फसल है मेरे पास और द्विबीजपत्री खरपतवार है। एक बीजपत्री फसल है, द्विबीजपत्री खरपतवार है, मतलब एक बीजपत्री हुआ गेहूं की फसल के अंदर चौलाई या बथुआ क्या है, वीड के रूप में उग रहा है, उसको नष्ट करना है। तो क्या काम लेंगे हम लोग, 2,4-D। क्वेश्चन ऐसे आता है मेडिकल में,
एक बीजपत्री क्रॉप में द्विबीजपत्री खरपतवार है तो कैसे नष्ट किया जाएगा? तो आंसर आएगा 2,4-D। लेकिन इसका उल्टा कर दें, द्विबीजपत्री क्रॉप मेरे पास है, फसल है, और एक बीजपत्री वीड है, मतलब सरसों की फसल इसमें घास उग रही है और घास को मुझे नष्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेलापॉन। क्या करते हैं? डेलाफोन। ये अलग से पढ़ लिखा है मैंने मेडिकल का, ठीक है। तो मोनोकोट क्रॉप, डाइकोट वीड, एक बीजपत्री फसल है, द्विबीजपत्री खरपतवार है, उसके लिए तो चाहिए क्या? 2,4-D, 2,5-D चाहिए हमें। एक उल्टा कर दो, सेकंड नंबर क्या देखा है? डाइकोट क्रॉप, द्विबीजपत्री फसल, क्रॉप मतलब फसल, और मोनोकोट वीड, एक बीजपत्री खरपतवार हो, तो हम लेते हैं इसके लिए क्या लेते हैं? डेलापॉन। क्या लेते हैं? डेलापॉन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो एक बीजपत्री में द्विबीजपत्री और द्विबीजपत्री में एक बीजपत्री उसमें काम आता है, परंतु आपके जो बुक है उसमें केवल एक ही दे रखा है, वो दे रखा है केवल द्विबीजपत्री खरपतवार के लिए दे रखा है। उसके लिए क्या आएगा? D2,4-D या 2,4,5-T आएगा। क्लियर है? यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और है बच्चों, ये जो 2,4-D और 2,4,5-T है, इनको सामूहिक रूप से हम बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। क्या बोलते हैं? एजेंट ऑरेंज। ये लिखा मैंने, देखिए रहा, आर नोन एज द एजेंट ऑरेंज। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो होते हैं इनको जैविक युद्ध में काम लिया जाता है। ये केमिकल जो होते हैं जैविक युद्ध में काम आते हैं, बायोवार में। और ये बायोवार में सबसे पहले 1966 से 1970 के बीच में यूएसए और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें यूएसए ने इसको काम में लिया था। किसके लिए? एज ए बायोवार। क्या लिया था? जैविक युद्ध में इन केमिकल को काम में लिया गया था, और उनको तभी से नाम दिया गया है एजेंट ऑरेंज। क्या दिया गया है? एजेंट ऑरेंज। यदि ऐसा पूछा जाए एजेंट ऑरेंज क्या होते हैं, तो वे रसायन जो जैविक युद्ध में भाग लिए जाते हैं, काम लिए जाते हैं, उन्हें हम एजेंट ऑरेंज बोलते हैं, जैसे 2,4,5-D और T। ठीक है ना? पास में आ गई। अब आते हैं सेकंड नंबर में पॉइंट आता है आपका 12 नंबर का, वो आता है फ्लोर एंड फूड थिनिंग। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु मैं लिख लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रति वर्ष इक्वल अमाउंट में फल नहीं देते। जैसे अपने घर में अगर आम का पेड़ है, अपने घर में अगर सहसूत का पेड़ है, मलबरी का पौधा है, तो ये जो पौधे होते हैं हर साल इनमें फलों की संख्या बदल जाती है। मतलब एक साल बहुत अच्छा फल देंगे, दूसरे साल फिर कम देंगे, फिर तीसरे साल फिर बहुत अच्छा फल देंगे, फिर नहीं देंगे, कम देंगे। तो अल्टरनेट ईयर में हर एक साल छोड़ के एक साल जब बात करते हैं तो इनकी फलों की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर क्या कर दिया? ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया। कैसे कर दिया? ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया। जिससे क्या हुआ? हर साल इक्वल अमाउंट में फ्रूट का निर्माण हुआ। हर साल क्या हुआ? इक्वल अमाउंट में फलों की संख्या प्राप्त हुई। मतलब हमारा उत्पादन क्या रहा? हर साल लगभग समान रूप से रहा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं थिनिंग। एक यहाँ पे आता है तो अलग से नाम आता है एंटीऑक्सीडेंट। सारे हमने ऑक्सीजन की बात करें, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है एंटीऑक्सीडेंट पौधा नाम होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है वो एक केमिकल होता है, इसका नाम है टीबा, TIBA, टीबा। क्या है ये? टीबा। ये क्या है टीबा? ये होता है ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका पूरा नाम? ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। यदि हमें इसका स्प्रे कर देते हैं हम लोग, किस पे स्प्रे कर देते हैं? कपास के ऊपर, परिपक्व कपास पे, तो क्या होता है, कपास के जो बोल होते हैं, जो फल होते हैं, उनको हम अलग करने में, क्योंकि कपास से निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं लोग वहाँ ओटनी कहते हैं, पीछे एक झोली लगा लेते हैं और खेत में चलते हुए कपास के जो होते हैं फल उनको निकालते हैं बाहर, और उनको तोड़ते हैं, एक एक पौधे में तोड़ के इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको आगे प्रोसेसिंग होती है। तो वो तोड़ने का जो काम होता है, अगर हम फल को तोड़ेंगे तो क्या चिपका होता है, सूख जाता है, पकने में पौधा तो टूटता नहीं है, ताकत लगानी पड़ती तोड़ने के लिए उसको। ठीक है ना, कभी तोड़ के देखना आप लोग अपने आसपास में, तो खींचना पड़ता है उसको। लेकिन यदि हम फिर टीबा का स्प्रे कर देते हैं तो वो आसानी से क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसलिए क्या होगा, ताकत लगानी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो रखा है हमने, ये रखा है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होता है जो टीबा होता है, जो यदि इसका स्प्रे कर दिया जाए, क्या कर दिया है, स्प्रे मतलब छिड़काव कर दिया जाए, किस पर, परिपक्व कपास बॉल पर, फल होता है कपास को बोलते हैं, बॉल पर कर दिया जाए तो उन्हें आसानी से पिक्ड इजीली, आसानी से किया जाता है, अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है बच्चों ये कि परिपक्व बॉल को अलग करने के लिए किस
पदार्थ खींच कर जाता है। तो यहाँ पे आएगा एंटीऑक्सीजन, नाम नहीं आएगा टीबा, टीबा नाम भी आ जाएगा, टीबा आएगा, नहीं आए तो क्या आएगा, ऑक्सीजन नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, एंटीऑक्सीजन। ऑप्शन दोनों आएंगे, ऑक्सीजन एंटीऑक्सीजन। तो आंसर क्या आएगा, एंटीऑक्सीजन। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट में इस पे, ये नाम आता है बायोएसे। बायोएसे इसे हम बोलते हैं जैव अमापन। ये हम पढ़ चुके। जीवित एक्सपेरिमेंट होते हैं, पादप या पादप भाग में होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के जैवमापन के लिए दो प्रयोग किए जाते हैं, ये दो में से एक हम पढ़ चुके हैं, एविना कर्वेचर टेस्ट, वेंट का जो प्रयोग था एविना, और दूसरा होता है रूट ग्रोथ इमिशन टेस्ट। जो रूट होती है उसकी वृद्धि भी ऑक्सीजन द्वारा रोक दी जाती है, इसका भी हम टेस्ट करते हैं ऑक्सीजन द्वारा, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पूरा हुआ, पहला ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ पर पूरा होता है, जिसमें हमने ऑक्सीजन क्या होता है वो पढ़ा, ऑक्सीजन की हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद ऑक्सीजन के टाइप पढ़े, ऑक्सीजन की संरचना पढ़ी, और ऑक्सीजन के हमने लास्ट में कार्य की प्रयोग भी हमने पढ़ लिए। क्लियर है। इसको लिख लीजिए। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे ग्रेड फर्स्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसमें से हमने लगभग 16 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम बात करते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, वो दिया हुआ है यहाँ पे, विपुंसन और बैगिंग को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमस्कुलेशन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इमस्कुलेशन, हिंदी में विपुंसन, विपुंसन। और बैगिंग को बोलते हैं बोरावस्त्रण। क्या बोलते हैं, बोरावस्त्रण। ठीक है, आप तो बैगिंग याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पहली बात तो आती है कि ये दोनों स्टेप जो होती है कहाँ काम आती हैं। तो याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण की विधि पढ़ाई थी। तो ये दोनों काम आते हैं बच्चों किसमें, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण की जो 4 स्टेप बताई थी, उनमें से 2 स्टेप होती हैं ये आपके इमस्कुलेशन और बैगिंग, ठीक है, की विधि। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पर एक खास बात, कि इमस्कुलेशन क्या होता है, पराग कणों को हटाना। तो पहले हम बात करते हैं विपुंसन। नाम ही आप देखो, हिंदी के नाम से याद कर लो आप। वी मतलब हटाना, पुंसन मतलब पुकेसरों को। तो हम क्या बोलेंगे, पुकेसरों को, पुकेसर हटा सकते हो आप, या एंथर हटा सकते हो, स्टेमिन हटा सकते हो। पुकेसरों, पुकेसर को द्विलिंगी पुष्प से, ये होती क्या है, द्विलिंगी पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प से हटाने की प्रक्रिया। उसको छोड़ नहीं सकते हो, ऐसे ले सकते हो आप कि द्विलिंगी जो पुष्प होता है, उस पुष्प से यदि हम नर भाग, उमंग जो होता है उसको हटा दें, या सभी पराग कोश को हटा दें, या हम सभी एंथर को, पुकेसरों को हटा दें, तो इसे हम बोलते हैं विपुंसन। अब इसमें देखो, नर भाग को हटाना है तो पुकेसर हटा सकते हो, ठीक है, और एंथर भी हटा सकते हो, एंथर को हटा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी विधि होती है जिसमें हम लोग हटाते हैं, याद करो आप, चिमटी के द्वारा, कैंची के द्वारा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक द्विलिंगी पुष्प है बच्चों, ये देखो ये रहा, तो इसकी बड़ी कंडीशन में से इन स्टेमन्स को, यहाँ से मैंने क्या लिया, चिमटी ली, या मैं कह सकता हूँ कैंची ले लो आप, कैंची ले लो, उसे काट दो। ये कैंची ले लो आप, यहाँ पे ऐसे, ये कैंची हो गई, इससे आपने काट दिया, तो क्या कहलाएगा, विपुंसन। मैंने आपको बहुत सी विधि बताई है विपुंसन की, रासायनिक विधि भी होती हैं, भौतिक विधि भी होती हैं, कृत्रिम विधि भी होती हैं। तो ये हमारे पास चिमटी द्वारा, कैंची द्वारा ये हटाना तो कहला है, कृत्रिम विधि होती है। लेकिन अगर हम गर्म पानी के अंदर भी स्टेमन डुबो दें, सबको पकड़ कर चिमटी से, वो भी क्या हो गया, निष्ठा हो जाएंगे, वो फिजिकल मेथड हो गया। केमिकल स्प्रे कर दें हम लोग, किसी भी मेल केमिकल साइड कर दें, तो वो केमिकल मेथड हो गया, ठीक है।
और ये जो होता है ये टाइम कंज्यूमिंग लेबोरियस प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें रखते हैं। तो ये तो कहलाता है विपुंसन आपका, ठीक है। दूसरा बच्चों आता है आपका बैगिंग। बैगिंग जो होता है इसे हम बोलते हैं बोरा वस्त्रों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हम प्रश्न करते क्यों हैं। तो अब आप बताइए, जब ये पराकोष परिपक्व होंगे तो इनके परागकण निकलेंगे और इनके परागकण इसी की स्टिग्मा पे गिर जाएंगे। तो जब गिर जाएंगे तो क्या होगा, सब परागण हो जाएगा। तो अगर जो हमें लक्ष्य में भेजना है, हाइब्रिड सीड बनाना है, संकर बीज बनाना है, तो क्या हमें संकर बीज प्राप्त होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनको रोक देंगे और डिजायर्ड वांछित परागकण डालेंगे तो हमें हाइब्रिड मतलब संकर फल और बीज प्राप्त होंगे। तो संकरण के लिए, कृत्रिम संकरण के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। अब जब हमने डाल दिया, पोषण कर दिया बच्चों, तो उसके बाद इस पुष्प को अगर मैं खुला छोड़ दूंगा तो कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा इसके ऊपर। इंसेक्ट आके बैठेगा तो क्या होगा, परागकण डाल जाएगा। तो जब परागकण पहले से ही आ गए तो हमने वांछित परागकण डालेंगे, वो कैसे काम करेगा, होगा ही नहीं। इसलिए हमें इसमें वांछित परागकण डालने, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक आवरण से ढक दिया। क्या कर दिया, एक आवरण से ढक दिया। इस ढकने वाले आवरण को हम बोलते हैं बच्चों क्या, बैगिंग। क्या बोलते हैं, यहाँ हमने बांध दिया इसको ऐसे, यहाँ एक टैग लगा दिया, तो इसे बोलते हैं हम लोग बैग। और प्रोसेस कहलाता है क्या, बैगिंग। तो कहलाता है बैगिंग, मतलब विपुंसित पुष्प को मिश्रण फ्लावर को हमने एक बटर पेपर से बना हुआ बैग उसके अंदर रख दिए। तो ये बैग बना किसका होता है, ये बैग बना होता है बच्चों बटर पेपर से बना होता है। किससे बना होता है, बटर पेपर से बना होता है, ठीक है, का बना होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास हुआ बैग हो गया, जो बटर पेपर से बना हुआ बैग होता है, ये काम आता है बच्चों यहाँ पर। तो ये इससे हम इसको ढक देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ढकने से क्या होगा, कोई भी अवांछित परागकण इस पर नहीं आएगा, क्योंकि इंसर्ट नहीं आएगा, पॉलिनेशन होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब हम इसको हटाएंगे, जब ये सेफ्टी हो जाएगी, हटाएंगे, तो ब्रश से हम लोग अपने जो परागकण है, वांछित परागकण को इसको डस्ट कर देंगे, वापस ढक देंगे। तो हम लोगों ने कृत्रिम परागण के अंदर 4 विधि पढ़ी थी। पहला मस्कुलेशन, बैगिंग, पोलन डस्टिंग, आर्टिफिशियल पोलिनेशन, और 4th नंबर आता है आपका, क्या था बताइए, क्या था, रीबैगिंग। तो उसमें 2 स्टेप हो गए आपके, तो समझ में आ गया आपको। तो मस्कुलेशन, परागकोश को हटाना या पुकेशों को हटाना दिलेंगी पुष्प से, और बैगिंग, बटर पेपर द्वारा एक बैग बना के इसको ढक देना ताकि इस पर अवांछित परागकण ना जाए। ये कहलाता है आपका मस्कुलेशन और बैगिंग। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है आपका परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, हिंदी बोलते हैं परिभ्रूणपोष। तो आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको पढ़ाया था बीज। बीज में 3 नाम बताए थे। बीज 3 प्रकार के होते हैं भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर। तो पेरिस्पर्म बच्चों बात करते हैं परिभ्रूणपोष की। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि बीज होते हैं वो 3 प्रकार के बताए थे मैंने आपको। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, परिभ्रूणपोषी। याद आया कुछ। जिनमें भ्रूणपोष होता है वो भ्रूणपोषी, जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता वो अभ्रूणपोषी। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें परिपक्व बीज में बीजांडकाय भी पाया जाता है। तो पेरिस्पर्म क्या है, बीज में उपस्थित बीजांडकाय, उपस्थित लिखो, उपस्थित बीजांडकाय का भाग, इसे हम बोलते हैं परिभ्रूणपोषी। दोबारा सुनाता हूँ आपको। आप लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन। हमने कहा था सबसे पहले यंग ओव्यूल जो होता है उसमें मिन्यूसिलस होता है, बीजांडकाय होता है, पढ़ा था आपने। उस बीजांडकाय में से एक कोशिका बढ़ी जाती है जिसे एमएमसी कहते हैं,
उस एमएमसी से 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, 1 क्रियाशील होता है। अब उस क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है ना। तो भ्रूण कोश के विकास के लिए बीजांड काय या न्यूक्लियस पूर्ण रूप से प्रयुक्त कर लिया जाता है, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो। लगभग 90% जो पादप हमारे पास है मोनोकोट डाइकोट, उनके अंदर भ्रूण कोश के विकास में बीजांड काय पूर्ण रूप से प्रयुक्त कर लिया जाता है। परंतु कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये बीजांड काय रिमेनिंग लेयर के रूप में, परत के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे बीज, ऐसे पादप जिनके बीज में बीजांड काय के अवशेष या बीजांड काय की परत रूप में पाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं परिभ्रूणपोषी बीज, और इस बीजांड काय को बोलते हैं परिभ्रूणपोष। समझ में आ गया? क्लियर सबको? अब इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो क्या आएंगे बताओ? तो मैंने बताया था फैमिली पाइपरेसी, पाइपरेसी बताई थी मैंने आपको। पाइपरेसी फैमिली के अंदर क्या आता है आपको? काली मिर्च आता है, पान आता है, काली मिर्च, पाइपर नाइग्राम आता है, पान, पाइपर बीटल, पान का नाम आता है। ये फैमिली के सदस्य हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? परिभ्रूणपोष पाया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है स्कूटेला, मूल गोप, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल समझाइए। 4 नाम पूछे यहाँ पे, समझाना पूछा है। पहला था स्कूटेलम, क्लियर। सेकंड था रूट कैप, तीसरा एपिकोटाइल, चौथा हाइपोकोटाइल। ये 4 नाम है। अगर हम बात करें स्कूटेलम की तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने बताया था इसको बोलते हैं प्रेसल्क सॉरी, या ऐसे हम बोलते हैं क्या? स्कूटेलम को प्रेसल्क बोलते हैं। या ये क्या होता है? घास कुल के सदस्यों में, घास कुल के सदस्यों में बीजपत्र स्कूटेलम कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। हाँ समझ आ गई? ये तो हुआ हमारे पास स्कूटेलम पहला। स्कूटेलम कहाँ है? आपने घास का डायग्राम बनाया था, उस घास के डायग्राम में देखा होगा। ये वाला आप निकाल देते हैं ऊपर इस टाइप से, ठीक है ना। ये हम बनाते हैं डायग्राम इस टाइप से। तो ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है स्कूटेलम, कहलाता है ना ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं स्कूटेलम। और ये क्या होता है? बीज पत्र होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं मूल गोप। रूट कैप का मतलब क्या होता है? मूल गोप। मूल की सुरक्षा के लिए, मूल की या मूलांकुर की सुरक्षा के लिए पाया जाता है, मूल गोप होता है। सभी स्थलीय पादपों में पाया जाता है, स्थलीय पादपों में तो पाया जाता है, ठीक है। कईयों में एक स्थलीय होता है, बहुस्थलीय भी होता है में उपस्थित, परंतु जलीय पादप में अनुपस्थित, ठीक है। स्थलीय पादप की अगर हम बात करूं बच्चों, तो जैसे केवड़ा होता है पेंडेनस, उसमें ये 2 से 3 स्तरीय होता है, कईयों में 4 स्तरीय भी होता है। लेकिन जलीय पादप जितने भी हैं जो पानी में उगने वाले पौधे, वहाँ पर अनुपस्थित होता है। मूल गोप का निर्माण बनता है हाइपोफाइसिस से। कब बनता है? हाइपोफाइसिस द्वारा होता है। और यह मूलांकुर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल पे। ये दोनों पार्ट जो होते हैं, एपिकोटाइल का शीर्ष भाग जो होता है, अंतिम सिरा, ठीक है ना, शीर्ष या अंतिम सिरा होता है, इससे बनाते हैं। ये तो क्या बनाता है आपका? प्रांकुर का निर्माण करता है। और इसका जो शीर्ष होता है, अंतिम सिरा होता है, ऐसे मान लीजिए वो मूलांकुर का निर्माण करता है। अब आपको सर ये है क्या चीज़? तो मैंने आपको बताया था कि द्विबीजपत्री के अंदर बीज पत्रों के जुड़ने के स्थान से ऊपर वाला भाग एपिकोटाइल है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल कहलाता है। कैसे? मेरे पास ये एक द्विबीजपत्री भ्रूण है, अक्ष है, इसमें ये मेरे पास बच्चों प्रांकुर है,
और ये मेरे पास मूलांकुर है। ठीक है, यहाँ पर दो बीज पत्र जुड़े हुए हैं, एक बीज पत्र ये जुड़ा हुआ है, एक बीज पत्र ये जुड़ा हुआ है मान लीजिए। तो ये दोनों क्या हैं? बीज पत्र। तो जहाँ ये बीज पत्र जुड़े हुए हैं, इन बीज पत्रों के जुड़ने से ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग कहलाएगा एपिकोटाइल, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल छोटा होता है, जबकि हाइपोकोटाइल हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, कैसे कि मान लीजिए मेरी उंगली है, ये दो बीज पत्र है। क्या है ये? दो बीज पत्र है। ठीक है, इनके बीच में ये क्या हो गया? घूर्णीय अक्ष है। तो इसका ऊपर का हिस्सा, इनके जुड़ने वाले स्थान से ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? एपिकोटाइल। नीचे वाला क्या कहलाएगा? हाइपोकोटाइल। क्लियर है? एपिकोटाइल का जो शीर्ष होगा वो प्रांगण निर्माण करेगा, हाइपोकोटाइल का जो एंड पॉइंट होगा वो मूलांकुर निर्माण करता है। ठीक है, बात समझ आ गई? शीर्ष या अंतिम सिरा कह सकते हैं इसको। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 19। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 जो होता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इसमें पूछा है स्थिर जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली कौन सी वीड है, खरपतवार है। तो स्थिर जल में वृद्धि करने वाली, स्थिर जल में वृद्धि करने वाली खरपतवार कह सकते हैं इसको, इसे बोलते हैं वीड। जो होती है वो कौन सी है? पूरे संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में सर्वाधिक। ये आती है बच्चों हमारे पास जलकुंभी। क्या आता है? जलकुंभी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वाटर हाइसेंथ, या इसे बोलते हैं आइकॉर्निया। ठीक है, ये सर्वाधिक वृद्धि करने वाली खरपतवार होती है। क्लियर है आपको? समझ आ गई? इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की जो खाड़ी थी उसके अंदर ये बहुत अधिक मात्रा में फैल जाती है, और जब ये फैल जाती है तो उसमें आपको बताया था क्या था? एक्वाटिक सक्कर होता है, ऑफसेट होता है, जिसके कारण जब जहाज या नाव चलते हैं तो उनमें फंस जाती है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे आता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। आभासी फल और वास्तविक फल में अंतर क्या है? आभासी फल और वास्तविक फल में अंतर क्या है? तो पहले हम बात करते हैं बच्चों वास्तविक फल की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका आभासी फल। आभासी फल कहते हैं, या कैसे बोलते हैं? झूठा फल। क्या बोलते हैं? झूठा फल, फॉल्स फ्रूट। वास्तविक फल क्या होता है? वह फल जिसका निर्माण अंडाशय भित्ति द्वारा होता है। ठीक है, तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय भित्ति द्वारा, इसके द्वारा अंडाशय भित्ति द्वारा होता है। ठीक है, अर्थात अंडाशय द्वारा होता है। ऐसे फल जिसका निर्माण ओवरी या अंडाशय द्वारा होता है वो सभी फल वास्तविक फल कहलाते हैं। जबकि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय भित्ति के अलावा किसी अन्य भाग से होता है उसे बोलते हैं क्या? आभासी फल। यहाँ क्या बोलेंगे? अंडाशय भित्ति के अतिरिक्त अन्य भाग से। अगर फल का निर्माण होता है तो वह कहलाता है आभासी फल। ठीक है, आप सब जानते हो कि जब फल बनता है कैसे बनता है? इसके बाद ओव्यूल जो होता है परिपक्व अवस्था में बीज बदल जाता है, तो ओव्यूल तो बदल गया बीज में, और अंडाशय भित्ति बन जाती है फल भित्ति में। और फल भित्ति की 3 परतें होती हैं, एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, और तीनों परतें कहलाती हैं सामान्य रूप से पेरिकार्प। तो अंडाशय भित्ति पेरिकार्प में बदल जाती है, और जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं फ्रूट या फल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एग्जाम्पल देता हम बात करते हैं मैंगो।
आम की बात करते हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल बात करें तो हम लोग एप्पल की बात करते हैं। एप्पल की बात करें तो एप्पल जो होता है उसमें हम कहते हैं एप्पल है, आड़ू है, नाशपाती है, ये सब कैसे हैं? आवासीय फल है। क्यों? इनमें खाने वाला भाग जो होता है वो थैलेमस पुष्पासन होता है। क्या भाग होता है? पुष्पासन होता है। वास्तविक फल तो अंदर होता है, जिसे हम खाते नहीं, फेंक देते हैं। खाने वाला भाग कौन सा होता है? पुष्पासन होता है। जबकि आम के अंदर खाने वाला भाग कौन सा होता है बच्चों? मीजोकार्प होता है। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम समझाऊँ, आपको आम समझाऊँ, ये मेरे पास आम है मान लीजिए, ठीक है। तो इस आम के अंदर हम बात करते हैं, इससे संरचना होती है। तो ये मेरे पास एक्सो का बाह्य भित्ति, ये मध्य भित्ति, ये अंत्य भित्ति और ये बीज हो गए 4 भाग। क्या हो गया? एक्सो, मीजो, एंडो और ये हो गया बच्चों सीड। तो हमने कौन सा खाया? मीजोकार्प। हम जो आम भाग खाते हैं कौन सा खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं, रसीला भाग खाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एप्पल की बात करें, सेब की बात करें, तो सेब के अंदर हम जो खाते हैं भाग बच्चों, वो खाते हैं बाहर वाला फूला हुआ भाग, ठीक है। ये सेब होता है वो ऐसे होता है बच्चों। तो आप देखिए ये जो अंदर वाला भाग है ये एक्चुअल में फल है, ये एक्चुअल फल है, जिसे हम खाते नहीं, फेंक देते हैं। अब ये वाला हिस्सा खाते हैं। तो ये जो खाने वाला हिस्सा दिख रहा है बाहर वाला, इसे हम बोलते हैं थैलेमस, या हिंदी में क्या बोलेंगे? पुष्पासन कहते हैं। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय भित्ति द्वारा नहीं होता, वो सारे के सारे आभासी फल कहलाते हैं। जैसे काजू है, अब अखरोट है, आपका नाशपाती है, एप्पल है, सेब है, ये सारे कैसे होते हैं? स्ट्रॉबेरी में आते हैं। ये सब क्या आते हैं? आपके आभासी फल में, फास्ट फूड में। और बाकी जो फल खाते हैं हम, जितने भी सब्जी भी खाते हैं, चाहे बैंगन है, भिंडी है, चाहे आपके ये क्या नाम है, आम है, ठीक है, ये सब क्या आते हैं? वास्तविक फल। बनाना है, ये सब वास्तविक फल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? समझ आया? इसे लिख लीजिए और नोट कर लीजिए।